नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में विशाल सामूहिक गीता पाठ का आयोजन। बाबर के नाम पर मस्जिद की नींव रखने वाले तृणमूल के पूर्व विधायक का विस्फोटक बयान, मैं बंगाल का असदुद्दीन ओवैसी। भाजपा का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, नेहरू की विरासत को जीवित रखने के लिए अन्य कांग्रेसी या गैर कांग्रेसी नेताओं की लेगेसी को किया गया खत्म। सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहब आंबेडकर को किया गया दरकिनार। इंडिगो की अब तक की 2000 से अधिक उड़ानों को रद्द होने से हजारों यात्री देश भर के कई हवाई अड्डों पर फंसे। सरकार ने कहा संकट को लेकर जवाबदेही तय करने के लिए उठाए जा रहे हैं कड़े कदम। गोवा में नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत, मालिकों और कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। सरपंच हिरासत में, घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में श्योक टनल सहित सीमा सड़क संगठन की 125 रणनीतिक महत्व की अवसंरचना परियोजनाएं राष्ट्र को की समर्पित। परियोजनाओं में 28 सड़कें, 93 पुल और 4 अन्य परियोजनाएं शामिल। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ते विवादों पर तुष्टीकरण के आरोपों के बीच कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज लाखों सनातनियों ने सामूहिक रूप से गीता पाठ किया। भाजपा का आरोप है कि ममता बनर्जी की तुष्टीकरण प्रधान राजनीति ने पश्चिम बंगाल को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हुमायूं कबीर जैसे टीएमसी विधायक बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की खुलेआम अपील कर रहे हैं। भाजपा ने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि ये उसी शासन का परिणाम है जिसने वर्षों से बहुसंख्यक समुदाय की आस्था को लगातार हाशिए पर धकेला है। इस राजनीतिक हलचल के बीच स्वामी रामदेव, धीरेन्द्र शास्त्री समेत कई संतों ने बड़ी संख्या में गीता पाठ में हिस्सा लिया और धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकजुटता का संदेश दिया। गीता पाठ में उमड़ी विशाल भीड़ ने ममता सरकार को साफ संदेश दिया कि राज्य में सनातन परंपरा को दबाने की किसी भी कोशिश का जवाब अब जनता खुद देगी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित विशाल गीता पाठ कार्यक्रम का वीडियो साझा करते हुए भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट किया है। प्रदीप भंडारी ने अपने संदेश में लिखा कि कोलकाता भक्ति से गूंज उठा है। प्रतिष्ठित ब्रिगेड ग्राउंड में जहां आमतौर पर राजनीतिक दल अपनी ताकत दिखाते हैं, आज विशाल गीता पाठ में 5 लाख लोगों की आवाज एक साथ उठी। एक ऐसा दृश्य जो बंगाल ने दशकों में नहीं देखा था। बंगाल बदलाव चाहता है, बंगाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहता है। मैं बंगाल का असदुद्दीन ओवैसी हूं, यह बयान दिया है टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने। बंगाल में धर्म की आड़ में राजनीति गरमा रही है। बीते शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद की नींव रखी। इसे लेकर तृणमूल ने हुमायूं कबीर पर आरोप लगाया है कि हुमायूं कबीर गद्दार है। वो मस्जिद का शिलान्यास करके भाजपा के हाथों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने बयान दिया है कि हुमायूं वास्तव में तृणमूल के ही एजेंट हैं। अगर चुनाव में हुमायूं अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें फिर से पार्टी में वापस ले लिया जाएगा। अब इन तर्कों का हुमायूं ने एक विस्फोटक दावा किया। उन्होंने कहा, मैं बंगाल का असदुद्दीन ओवैसी बन गया हूं। हैदराबाद में जैसे ओवैसी हैं वैसे ही बंगाल में मैं हूं। हुमायूं कबीर मुसलमान के लिए है, बांग्लार मुसलमान को नेता बन रहा है। वो जो हैदराबाद में ओवैसी है, बंगाल में वो ओवैसी का डुप्लीकेट है। ट्रायल चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, थोड़ा बात वेट कर लीजिए। ओवैसी साहब को साथ मैं ही यहाँ का मुसलमान, बंगाली मुसलमान का लीडर होगी। तो ये ट्रायल चल रहा है और पिक्चर अभी बाकी है, ये कहना है हुमायूं कबीर का।
और पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया के बीच मध्यम ग्राम माथपारा गांव पूरी तरह वीरान हो गया है। मध्यम ग्राम नगर पालिका का 3 नंबर वार्ड सुनसान है। यहां सैकड़ों परिवार रहा करते थे, लेकिन सभी परिवार रातों रात गायब हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां बांग्लादेश से आए लोग रह रहे थे, जो पश्चिम बंगाल सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले रहे थे। इस योजना में सामान्य वर्ग की गरीब महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये, जबकि SC/ST वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1200 रुपये दिए जा रहे थे। रातों रात वीरान हुआ यह इलाका पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने कहा कि सोनिया गांधी ने हाल ही में भाजपा पर नेहरू की लेगेसी को खत्म करने का आरोप लगाया था। केवल नेहरू की लेगेसी को जीवित रखने के लिए अन्य कांग्रेसी या गैर कांग्रेसी नेताओं की लेगेसी को खत्म किया गया है। सरदार पटेल के साथ भी ऐसा ही हुआ। सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस ने दरकिनार किया। साथ ही बाबा साहब अंबेडकर के साथ जो व्यवहार पंडित नेहरू का रहा, उसे दुनिया जानती है। सोनिया गांधी जी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि द रूलिंग डिस्पेंसेशन अर्थात भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी के लेगेसी को मिटाना चाहती है। मैं सोनिया जी को ससम्मान कहना चाहूंगा कि केवल और केवल नेहरू जी को जीवित रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने न जाने कितने महानुभावों को उनके लेगेसी को समाप्त किया है। उनमें सबसे बड़े उदाहरण वल्लभ भाई पटेल जी को समाप्त करने की कोशिश की गई कांग्रेस के अंदर ही। ठीक उसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी को कई वर्षों तक जिस प्रकार उनकी उपेक्षा की गई, उससे बड़ी बात है कि बाबा साहेब अंबेडकर उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। इसके अलावा भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोनिया गांधी का जिक्र कर कहा कि जिस सेक्युलरिज्म की बात सोनिया गांधी करती हैं, उसमें सोमनाथ मंदिर के लिए कोई जगह नहीं थी। नेहरू बाबरी मस्जिद के लिए सरकार से दान चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने ऐसा नहीं होने दिया। ये नेहरू जी के लिए केवल सेक्युलरिज्म ही महत्वपूर्ण था। सेक्युलरिज्म का वो डेफिनेशन जिसमें राम डज नॉट एग्जिस्ट, जिसमें सोमनाथ टेम्पल बनाने पर, सोमनाथ के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए सरदार पटेल जी के विरुद्ध षड्यंत्र तक करने से पीछे नहीं हटे। हमने देखा था मणिबेन पटेल जो कि बेटी है सरदार पटेल का, उनके किताब का एक एक्सर्प्ट कोट किया गया था जिसमें कि मणिबेन पटेल जी कहती है कि बाबरी मस्जिद के लिए पैसे की ग्रांट मांगी थी नेहरू जी ने, जिसे कि सरदार पटेल जी ने मना कर दिया था। नेशनल हेराल्ड पर बात करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि जिन पर नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को गबन करने का आरोप है, अगर वो नेहरू की लेगेसी को खत्म नहीं कर रहे हैं तो कौन कर रहा है? जहां तक फिनिशिंग ऑफ नेहरूज लेगेसी का सवाल है, मैं तो अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि हु बेस्ट विल फिनिश द लेगेसी ऑफ नेहरू अदर देन द प्रेजेंट क्लैन ऑफ द गांधीज, द सो कॉल्ड गांधीज who are out on bail in the National Herald case. National Herald जिसे नेहरू जी ने आरंभ किया था और उनके उस संपत्ति को गबन करने के चक्कर में जो आज बेल पे बाहर है और अभी जिनके खिलाफ FIR हुआ है, if they are not tarnishing the legacy of Nehru, who else is trying to tarnish the legacy of Nehru? गोवा में कल रात एक भीषण हादसा हो गया। नॉर्थ गोवा के अरपोरा स्थित एक नाइट क्लब के रेस्टोरेंट में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। यह दर्दनाक हादसा कल रात करीब 12 बजे हुआ। शुरुआती जांच में सिलेंडर ब्लास्ट को मुख्य कारण माना जा रहा है। हादसे में घायल हुए लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार मृतकों में अधिकतर क्लब के किचन वर्कर थे, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थी। हादसे में कुछ पर्यटकों के मारे जाने की भी खबर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस बीच गोवा में पुलिस ने बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के 2 मालिकों, उसके प्रबंधक और कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की और अरपुरा नागोवा पंचायत के सरपंच को भी हिरासत में लिया गया है। अरपुरा में लगी आग की दुर्घटना बहुत बड़ी दुर्घटना है
25 लोगों की डेथ इसमें हो गई है। जो मौत हो गई है उनके प्रति मैं दुख व्यक्त करता हूँ। 6 लोग जो अस्पताल में हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट गोवा मेडिकल कॉलेज में दी जा रही है। फायर सेफ्टी नॉर्म्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किए हैं क्या नहीं वो देखे जाएंगे, और जो कोई क्लब ओनर्स अभी हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। उनके बाकी मैनेजर्स और बाकी उनको ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सुबह 6 बजे इसके बारे में इंक्वायरी करने के मुझे खुद फ़ोन किया, इसके बारे में पूरी पूछताछ की, बाकी जो इंजर्ड हैं इनके बारे में भी पूछताछ की। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोन के कान्हा भोरमदेव डिवीजन के 10 सशस्त्र नक्सलियों ने कल देर रात पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पिछले 10 वर्षों से सक्रिय ये डिवीजन बालाघाट, मंडला, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले और कान्हा नेशनल पार्क के जंगलों में नक्सल गतिविधियों में सक्रिय था। सूत्रों के मुताबिक हॉक फोर्स और इंटेलिजेंस विंग के अथक प्रयासों के बाद इन नक्सलियों ने बालाघाट के आईजी संजय सिंह के समक्ष समर्पण किया है। इन पर कुल मिलाकर करीब 3 करोड़ रुपयों के इनाम घोषित थे। सरेंडर के साथ ही मध्य प्रदेश में एमएमसी जोन का केबी डिवीजन पूरी तरह समाप्त माना जा रहा है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा है कि इंडिगो के मौजूदा परिचालन संकट के कारण यात्रियों को मानसिक प्रताड़ना और परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस संकट को लेकर जवाबदेही तय करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मोहोल ने कहा है कि यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि जिन यात्रियों की उड़ानें रद्द हो गई उन्हें पैसे वापस कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने मौजूदा स्थिति के कारणों का पता लगाने और निवारण उपायों की सिफारिश करने के लिए 4 सदस्यीय एक जांच समिति का गठन किया है। डीजीसीए ने इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर पीटर्स एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 4 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को कल ही शोकॉज नोटिस दिया है। 24 आवर्स में उसका आंसर देना, इसलिए उनको बोला है, उनको नोटिस भी इशू किया है। हमने ये भी सूचना दी है इंडिगो के कि विदाउट एनी कैंसिलेशन फी चार्जेस को यहाँ पे न लेते हुए प्रवासी जो है हमारे उनके पैसे वापस दिए जाए। जो उनका लगेज है, बैगेज हो, 48 आवर्स के अंदर उनको मिले। ऐसे बहुत सारे निर्णय हमने इमीडिएटली ले लिए है। इस बारे में सरकार बिल्कुल गंभीरता से विचार कर रही है। जो जांच कमेटी अपॉइंट किए उसका रिपोर्ट आने के बाद बिल्कुल उस पर कार्रवाई भी होगी। जो कसूरवार है, जिनकी वजह से ये हुआ है, मैनेजमेंट का क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या उन्होंने ये सीरियसली क्यों नहीं लिया, ये सब बातें उसमें आएगी और बिल्कुल कार्रवाई होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम के 1507 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मोदी सरकार गरीबों को मुफ्त आवास देकर उन्हें गौरवपूर्ण जीवन देने का काम कर रही है। इसी दिशा में आज अहमदाबाद के थलतेज वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 861 नवनिर्मित EWS आवासों का उद्घाटन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अहमदाबाद नगर निगम द्वारा निर्मित ये अत्याधुनिक और सुविधा संपन्न आवास क्षेत्रवासियों के सुगम और सुरक्षित भविष्य के मजबूत आधार बनेंगे।
रक्षा मंत्री ने आज लद्दाख से एक साथ 125 सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देश को समर्पित किए, जिनमें एक दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर रणनीतिक श्योक सुरंग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इस टनल प्रोजेक्ट से लद्दाख के दूर दराज के गांवों और आगे की सैन्य चौकियों तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। डेप्सांग डीबीओ के महत्वपूर्ण अप्रोच रूट पर बना 12,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। श्योक टनल के चालू होने से पूर्वी लद्दाख के डेप्सांग डीबीओ सेक्टर तक पहुंच अब और तेज, सुरक्षित और सुगम हो जाएगी। साथ ही टनल से भारी बर्फबारी में भी सप्लाई लाइन अब नहीं रुकेगी। सैनिकों, हथियार और लॉजिस्टिक मूवमेंट की गति कई गुना बढ़ेगी। संवेदनशील एलएसी क्षेत्रों में ऑपरेशनल रेडीनेस और मजबूत होगी। साथ ही मौसम के कारण होने वाली देरी और जोखिम में बड़ी कमी आएगी। लेह में बीआरओ प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर एरिया कनेक्टिविटी पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोड्स, रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट सपोर्ट, सर्विलांस नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी की वजह से हमारे जवान मजबूती से मुस्तैद हैं। साथियों, बॉर्डर एरियाज में कनेक्टिविटी का बढ़ना किस तरह से मल्टी डायमेंशनल वे में सबको प्रभावित कर रहा है। आज हमारे जवान कठिन इलाकों में इसलिए मजबूती से खड़े हैं क्योंकि उनके पास रोड्स, रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट सपोर्ट, सर्विलेंस नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी, यह सारी चीजें उपलब्ध है। बॉर्डर पर तैनात जवान की जिंदगी का एक एक मिनट, एक एक सेकंड, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत तमिलनाडु से आए शिक्षक पहुंचे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में, जहां परंपरा, आस्था और संस्कृति की दिव्यता ने उनका अद्भुत स्वागत किया। इसी रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जाते हैं, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अयोध्या की पावन धरा पर कदम रखते ही जैसे तमिल शिक्षकों का पूरा जत्था भाव विभोर हो उठा। रघुवर की जन्मभूमि में उनका पारंपरिक और भव्य स्वागत हुआ। अवध की लोक परंपराएं और तमिलनाडु की नृत्य कलाएं एक साथ, मानो दो प्राचीन संस्कृतियों का आध्यात्मिक मिलन हो रहा हो। ढोल मृदंग की गूंज, नुपुरों की झनकार और राम भक्ति का उमड़ता सागर। शिक्षक खुशी से थिरक उठे, जैसे आत्मा नैसर्गिक उमंग से स्वयं छूटने लगी हो। काशी तमिल संगम का जो आयोजन पिछले 4 वर्षों से किया जा रहा है, ये चौथा आयोजन है और इससे काशी और तमिल दोनों के जो कल्चर हैं आदान प्रदान हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा है कि एक दूसरे की संस्कृति से एक दूसरे को जानने को मौका मिल रहा है। इससे यहाँ भी एक दूसरे कल्चर से हम लोग परिचय हो रहे हैं, तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। अलसुबह जय श्री राम के उद्घोष के साथ तमिल शिक्षक रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। रामलला की दिव्य छवि निहारते ही चेहरों पर एक ऐसी शांति उतर आई, मानो बरसों की प्यास क्षण भर में बुझ गई हो। नवनिर्मित भव्य राम मंदिर का सौंदर्य, उसकी अद्भुत प्रकाश आभा और परिसर की आध्यात्मिक ऊष्मा सभी को अलौकिक अनुभूति से भर गई। अयोध्या और हनुमान का मंदिर देखे हुए और ये सरयू का देखे हुए बहुत स्पिरिचुअली फील हो रहे हैं। रामलला का दर्शन कर शिक्षक हनुमानगढ़ी की ओर आगे बढ़े। आंजनेय के दिव्य स्वरूप के चरणों में नमन करते ही भक्ति का अद्भुत प्रवाह मन में उमड़ पड़ा। हनुमानगढ़ी से बजती घंटियों की धुन और हवा में घुली राम नाम की गूंज का संगम तमिल शिक्षकों को पूरी तरह भक्ति में लीन कर गया। We enter the temple straightly in the VVIP entrance. We have the nice darshan. We prayed very well, and we pray for everyone. And then after completing this part, we came here, this river, Sarayu River. Here the part very nice. We are very lucky to have this chance. Thank you for the Modi ji as well as UP government for arranging this. हनुमानगढ़ी के बाद तमिल शिक्षक मां सरयू के पावन तट पर पहुंचे। सरयू के निर्मल जल पर पड़ती सुनहरी आभा ने सभी के मन में एक दिव्य शांति भर दी। ऐसी पावन अनुभूति के साथ कारवां आगे काशी की ओर बढ़ चला। काशी संगमम 4.0 के तहत ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा का पड़ाव हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ा।
और साथ ही साथ उन्होंने रामलला के दर्शनों की अपनी अधूरी आस को भी पूरा किया। यहाँ से वो एक अपनी अच्छी याद लेकर जा रहे हैं और यहाँ के दर्शनों से भी वो आह्लादित हैं। कैमरामैन संदीप के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, अयोध्या। लगाने वाले ट्री टीचर की कहानी, जुनून ऐसा कि रेगिस्तान में उग आई हरियाली। तो बात होगी निस्वार्थ भाव से बुजुर्गों की सेवा के जज्बे की। लेकर चलेंगे आपको एक ऐसे अनोखे स्कूल में जहां बच्चे माहिर हैं वैदिक गणित में। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ। गुड न्यूज जज्बा इंडिया का इस रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।